दोस्तों 4 मई 2022 को नासा ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यह आर्टिकल पब्लिश किया। न्यू नासा ब्लैक होल सोनिफिकेशन विद रिमिक्स। अब इस आर्टिकल में नासा ने पहली बार एक ब्लैक होल से निकलने वाली आवाज को कैप्चर किया था, जो सुनने में कुछ ऐसा था। अब यार ये सुनने में बहुत डरावनी है ना? बट वेट ए सेकेंड, स्पेस में साउंड कैसे? अब नासा के ऑफिशियल वेबसाइट के एक दूसरे आर्टिकल में लिखा है नो साउंड कैन ट्रेवल इन स्पेस। तो यार अब क्या नासा हमें बेवकूफ बना रही है इस नए ब्लैक होल के साउंड से, या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा हुआ है? और क्या हमने ब्लैक होल के अलावा भी अदर स्पेस ऑब्जेक्ट्स के साउंड्स को कैप्चर किया है? वेल चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। लेकिन यार अब आगे बढ़ने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो कि क्या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्लैक होल्स को देख सकता है? इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, वीडियो के एंड में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए चलते हैं अंतरिक्ष की मधुर आवाज सुनने। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपके भी मन में मेरे जैसा ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर स्पेस में साउंड ट्रैवल कैसे कर सकता है? वेल यार इसको एग्जैक्टली समझने के लिए हमें जानना होगा कि पृथ्वी पर साउंड कैसे ट्रैवल करता है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर एक मीडियम प्रेजेंट होता है जो कि हवा है। अब होता कुछ यूं है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट साउंड को प्रोड्यूस करता है तो वो एक स्पेसिफिक वे में वाइब्रेशन पैदा करती है और ये वाइब्रेशन उसके आसपास मौजूद एयर पार्टिकल्स में पास हो जाता है और फिर उसके बाद वाला पार्टिकल वाइब्रेट होगा और फिर उसके बाद वाला, और इस तरह से साउंड प्रोपोगेट हो जाता है। पर यार स्पेस तो वैक्यूम होता है, राइट? मतलब कि वहां पर तो कोई मीडियम होता ही नहीं है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिवर्स में कंप्लीट वैक्यूम जैसी कोई भी चीज नहीं होती। हर जगह कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो जरूर होते हैं जो साउंड को प्रोपोगेट कर सके, पर ये प्रोपोगेशन इतना इफेक्टिव नहीं होता है कि हम इससे यूजफुल साउंड्स को एक्सट्रैक्ट कर पाए। अब ऐसे में वैज्ञानिक एक खास प्रोसेस का यूज करते हैं जिसे सोनिफिकेशन कहा जाता है। अब दोस्तों स्पेस वैक्यूम तो होता है, पर यहाँ पर रेडियो वेव्स, प्लाज्मा वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स और शॉक वेव्स की कोई भी कमी नहीं होती है और ये वेव्स बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है। अब वैज्ञानिक इन वेव्स के पैटर्न, प्रेशर और दूसरे डेटा को धरती पर मौजूद टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेटरीज की मदद से कैप्चर कर लेते हैं। अब इसके बाद इस नॉन ऑडिबल डेटा को ऑडिबल साउंड के वेरिएबल्स जैसे कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और रिदम से मैच कराया जाता है और इस तरह नॉन ऑडिबल डेटा को साउंड में चेंज कर दिया जाता है। अब ये साउंड उस फ्रीक्वेंसी में होता है जिसे हम इंसान सुन सकते हैं। और क्या आपको पता है कि इसकी साउंड फ्रीक्वेंसी को काफी ज्यादा एम्पलीफाई किया जाता है ताकि ये हम इंसानों के सुनने लायक बन सके, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच लाया जाता है। नाउ आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन से आप समझ गए होंगे कि हम स्पेस के साउंड्स को कैसे सुन पाते हैं। तो चलो अब जानते हैं कि नासा ने ब्लैक होल के साउंड को कैसे कैप्चर किया था। अब दोस्तों जिस ब्लैक होल के साउंड को नासा ने कैप्चर किया है वो एबेल 426 गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद है। एबेल 426 गैलेक्सी क्लस्टर धरती से करीब 24 करोड़ लाइट ईयर्स दूर पर्सियस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। अब इस गैलेक्सी क्लस्टर में गैस क्लाउड्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जिनके कारण ब्लैक होल से निकलने वाली वेव्स का प्रेशर आसानी से प्रोपगेट हो पाया। अब नासा की चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी साल 2003 से ही इसे ऑब्जर्व कर रही थी और फिर आखिरकार सोनिफिकेशन के जरिए फाइनली इसके इन वेव्स से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी को ऑडिबल साउंड में बदला गया। अब इस ऑडिबल साउंड को हम इंसानों के सुनने लायक बनाने के लिए इसके ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को करीब 144 से 288 क्वाड्रिलियन टाइम्स बढ़ाया गया। नाउ यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक क्वाड्रिलियन का मतलब होता है एक के पीछे 15 जीरोज। मतलब सोचो कि ये साउंड कितना ज्यादा धीमा था और ऐसा करने के बाद ये ऑडियो सुनने लायक बना जिसे हम इंसान अपने कानों के माध्यम से सुन पाए। चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी एक एडवांस्ड स्पेस टेलीस्कोप है जिसे नासा ने साल 1999 में स्पेस में भेजा था। ये पृथ्वी के सरफेस पर मौजूद किसी भी एक्सरे टेलीस्कोप के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा सेंसिटिव है। अब चलिए दोस्तों एक बार फिर से अब मैं आपको वो साउंड सुनाता हूँ जो नासा ने रिलीज किया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वेल
काफी क्रीपी यानी कि डरावनी सा लग रहा है ना। वेल नासा के ऑफिशियल्स का भी यही ख्याल है और दूसरे जितने भी लोगों ने सुना उनका भी यही कहना है। उनका कहना है कि ये कुछ ऐसा है जैसे एलियंस चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। अब कोई इसे शैतान की आवाज से कंपेयर कर रहा है तो कोई इसे हजारों आत्माओं को टॉर्चर करने वाली आवाज बता रहा है। पर दोस्तों इस आवाज को सुनकर आप ब्लैक होल के बारे में अपना प्रिसेप्शन मत बना लेना, क्योंकि जरा M87 ब्लैक होल की इस आवाज को सुनिए। वेल यार ये आवाज काफी सूदिंग और रिलैक्सेसिंग लगता है ना। पृथ्वी से करीब 5 करोड़ लाइट ईयर्स दूर स्थित M87 ब्लैक होल वही ब्लैक होल है जिसकी हमने साल 2019 में इमेज ली थी और ये ब्लैक होल की फर्स्ट इमेज बन गई थी। सर स्टीफन हॉकिंग जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ ब्लैक होल्स की स्टडी में डेडिकेट कर दी थी, वो ब्लैक होल की इस फर्स्ट इमेज को देख नहीं पाए थे। सर स्टीफन हॉकिंग वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें बिग बैंग से लेकर ब्लैक होल्स तक स्पेस के कई कॉन्सेप्ट्स को समझाया था। अब अगर आप भी एक सच्चे स्पेस लवर हो और स्पेस के इन कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हो तो ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जिसकी बुक समरी आप सुन सकते हो कुकू FM ऐप पर। दोस्तों कुकू FM के साथ आप बुक्स को सुन सकते हो कभी भी और कहीं भी अपने रीजनल लैंग्वेज में। विद ओवर 4.5+ रेटिंग एंड 10,000+ ऑडियो शो लाइब्रेरी ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट, कुकू FM है इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। कुकू FM है बिल्कुल अंतरिक्ष टीवी की तरह अनलिमिटेड नॉलेज एट वन प्लेस। अब यार यहाँ पे टीचर्स डे आने वाला है एंड आप सभी मुझे काफी सारे विशेष भेजते हो। वेल अब इसी टीचर्स डे के मौके पर अंतरिक्ष टीवी और कुकू FM मिलकर लाए हैं टीचर्स डे ऑफर, जहां आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से कुकू FM ऐप को डाउनलोड करने के बाद यूज करना है ये कूपन कोड LEARN50, जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 50% डिस्काउंट, यानी 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए में केवल 1 साल नहीं बल्कि 1 साल प्लस 3 महीने और एक्स्ट्रा फ्री, ताकि हम सब कभी सीखना ना छोड़े। वेल काफी अच्छा ऑफर है ये एंड बार बार नहीं आता, तो जल्दी से यार मौके का फायदा उठाओ। ऑफर वैलिड है टिल 5 सितंबर ओनली। अब दोस्तों कुकू FM की दुनिया से बाहर निकलते हैं और वापस फोकस करते हैं M87 ब्लैक होल पर। दोस्तों इसका साउंड भी चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से ही कैप्चर किया गया है। हालांकि इसमें हबल स्पेस टेलीस्कोप और चिले में मौजूद एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे के डेटा को भी कंसीडर किया गया था। अब दोस्तों यहाँ आपको एक चीज ये भी जान लेनी चाहिए कि सोनिफिकेशन से जो हमें साउंड मिलता है वो इतना ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी का होता है कि हमारे कान उसे सुन ही नहीं पाते। ऐसे में वैज्ञानिक इन फ्रीक्वेंसी को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करते हैं। अब आप इन ब्लैक होल्स के अलावा जरा इन स्पेस ऑब्जेक्ट्स की भी ऑडियो सुन लो। वेल काफी मजेदार ऑडियोज है ना स्पेस की। इन सब को भी सोनिफिकेशन का यूज करके ही ऑडिबल साउंड में कन्वर्ट किया गया है। अब डिस्टेंट स्पेस के साउंड्स को कैप्चर कर पाना और उन्हें अपने कानों से सुन पाना, ये हम इंसानों के लगातार इंक्रीज होती टेक्नोलॉजी को दिखाता है। हमारे एडवांस टेलीस्कोप ब्लैक होल्स की मिस्ट्री सुलझाने में लगे हुए हैं और अब इसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी शामिल हो चुका है। दोस्तों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पिछले कुछ दिनों में स्पेस की कई अनबिलीवेबल इमेजेस हम तक पहुंचाए हैं। पर यार ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले दिनों में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इससे भी बड़ी बड़ी स्पेस डिस्कवरीज करने वाला है और इसमें से एक है ब्लैक होल सीड्स को एक्सप्लेन करने का भी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यार आखिर ये ब्लैक होल सीड्स होते क्या हैं? वेल दोस्तों ये मिस्ट्री है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की शुरुआत की। दोस्तों ब्लैक होल्स के फॉर्मेशन की हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग कहती है कि ये सुपर मैसिव स्टार्स की मौत के बाद बनते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। अब यार इस यूनिवर्स के बड़े बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को यूनिवर्स के टाइमलाइन में रखे तो इतने फॉर्मेशन में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगने चाहिए थे, जो कि रियलिटी में हमें नहीं दिखता। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर एंशिएंट सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जिनकी एज बिग बैंग से कुछ करोड़ साल ही कम है, वो कैसे बने थे? अब यूं तो फिलहाल तक हमारे पास इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर कुछ थियरीज इसके बारे में दी जाती है। जैसे कि हो सकता है कि बिग बैंग के बाद प्राइमोर्डियल मैसिव गैस क्लाउड्स बिना स्टार के फॉर्मेशन करे ही कोलैप्स हो जाया करते थे और इससे ब्लैक होल्स बन जाया करते थे।
या फिर अर्ली यूनिवर्स में कुछ ऐसे सुपर मैसिव स्टार्स बने हो जिसकी एज ज्यादा ना हो और उनके अंदर कुछ करोड़ सालों में ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया हो। नाउ ऑब्वियसली ये थियरीज महज स्पेक्यूलेशंस है और करंटली वैज्ञानिकों के पास इनका कोई भी प्रूफ नहीं है। अब जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन एंशिएंट सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करेगा और इनके एक्रीसेंट डिस्क्स को स्टडी करेगा तो जाहिर सी बात है कि हमें इससे ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो हमारे दिमाग को हिला कर रख देगा। ये हमारी कई थियरीज को पलट कर रख देगा और क्या पता ये यूनिवर्स की शुरुआत को भी रीडिफाइन कर दे। वेल, अब जो भी हो ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला है। वैसे दोस्तों, ब्लैक होल्स के बारे में बहुत से लोगों की एक मेजर कंफ्यूजन होती है। कमेंट बॉक्स में अक्सर आप लोग पूछते हो कि लाइट तो फोटोन्स की बनी हुई होती है और फोटोन्स तो मासलेस होता है, फिर ब्लैक होल्स उन्हें कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं या लाइट को कैसे बेंड कर देते हैं। अब दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी चाहे कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, वो ऑब्जेक्ट सिर्फ उसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है जिसमें मास हो, और फोटोन्स के केस में भी ये बिल्कुल सही है। ब्लैक होल्स फोटोन्स को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, बल्कि इसका एक्सप्लेनेशन सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में छिपा हुआ है। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस टाइम इस यूनिवर्स में बिछी चादर की तरह है। अब जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट इस चादर पर रखा जाएगा तो वो इसके अंदर एक कर्व बना देगा, मतलब स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर देगा। अब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स या दो जगहों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके बीच खींची गई स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। फोटोन्स जैसे पार्टिकल्स जब स्पेस में ट्रैवल करते हैं तो वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर चलना प्रेफर करते हैं। अब जब लाइट ब्लैक होल के करीब से गुजरती है तो ये उसके कर्व यानी कि उस स्पेस टाइम के बेंड में फंस कर रह जाती है, एंड जस्ट बिकॉज वहां उसके लिए वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, इस तरह लाइट के फोटोन्स स्पेस टाइम के कर्व में ही घूम कर रह जाते हैं। अब क्योंकि ये लाइट हम तक कभी नहीं पहुंचने वाली तो ऑब्वियसली हम ना ही इसे देख पाते हैं और ना ही ब्लैक होल को देख पाते हैं, और जो इसके किनारे से बेंड होके आ जाती है वो हमें ब्लैक होल के किनारे को दिखा देती है। अब दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी से लाइट के फोटोन्स को नहीं खींच रहा, बल्कि लाइट अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण स्पेस टाइम के कर्व में फंस रही है। ब्लैक होल्स के बारे में हम जितना भी जानेंगे, हम यूनिवर्स के उतने ही राज डिकोड कर पाएंगे। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको काफी मजा आया होगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ यार, इस टीचर्स डे कुकू एफएम को डाउनलोड करके लर्न 50 कूपन कोड को यूज करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप नए उस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक ले बाय, जय हिंद।